अस्सलाम नाज़रीन, न्यूज़ बॉक्स के प्रोग्राम डिजिटल पाकिस्तान में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उमैर। जैसा कि आप जानते हैं कि टेक्नोलॉजी इस वक्त दुनिया में तरक्की करने वाली चीज़ बन चुकी है। हर गुजरते दिन दुनिया में मज़ीद बेहतरी और एडवांस होती जा रही है। आने वाले दौर में हमें किन किन चीज़ों को जो है फेस करना पड़ेगा, किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, कितने हम एडवांस हो चुके होंगे, इस हवाले से आज हमारे जो शो के मेहमान हैं वो डीजी आर्नो के सीईओ हैं और आईटी कंपनी है इनकी, और साथ में इनका एक आईटी इंस्टीट्यूट भी है, साथ में प्रोफेसर भी अलहम्द यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के। और आज हम इनके साथ बात करेंगे कि साइबर सिक्योरिटी है क्या, इससे हम कैसे बच सकते हैं, और मज़ीद इस तरह की जो है डिजिटल जो टेक्नोलॉजी इस रिलेटेड हम इनसे सवालात करेंगे और इनसे जानेंगे कि हम इस तरह के स्पैम्स वगैरह से हम कैसे बच सकते हैं। जी नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मोहम्मद नुमान अब्बासी साहब, सीईओ डीजी आर्नो कंपनी के, और वो इस वक्त आईटी फील्ड पे जो है वो गिरफ्त रखते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया सर, आपने अपने कीमती वक्त से हमें वक्त निकाल के दिया। सर ये मुझे बताएं कि कब से आपने आईटी फील्ड से जो है जुड़े हुए हैं, कब से आप इस आईटी फील्ड में आए हैं? अच्छा, एटलीस्ट मुझे आईटी फील्ड के अंदर 7 से 8 साल हो गए एज अ प्रोफेशनल। और वैसे आईटी फील्ड से हम बचपन से ही जुड़े हुए हैं, क्योंकि आईटी फील्ड का हमें प्रॉपर्ली शौक था। तो दैट्स वाई इस फील्ड में आ गया था मैं बेसिक। और इस फील्ड में ये है कि शुरू शुरू में जब ये कंप्यूटर साइंस आई थी या कंप्यूटर आया था, तो देख के पहले गेम से हमने स्टार्ट किया था, क्योंकि हर बच्चा जो है ना गेम से स्टार्ट करता है और कंप्यूटर का शौक रखता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता इसी फील्ड में आगे ग्रोथ होते गई और पता चला कि आईटी फील्ड बेसिकली है क्या। और इट्स अ वास्ट फील्ड, अगर हम देखा जाए तो ये बहुत वास्ट फील्ड है और इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और बहुत कुछ मुश्किलात भी आती हैं और बहुत कुछ इजीनेस भी है। और ये आपकी लाइफ को जो है आईटी आपकी लाइफ को आजकल बिल्कुल आसान कर रही है। जैसे कि आपने एआई के बारे में देखा होगा या डिफरेंट चीज़ों के बारे में देखा होगा, तो डेफिनेटली बस ये इतना हमारे पास जो है टाइम। सर अचीवमेंट आपकी क्या है अभी तक, और अब अपने जो फ्यूचर है वो क्या देख रहे हैं इस टाइम? अच्छा, आईटी कंपनी के अंदर अगर मैं देखूं तो इट्स माय बिगेस्ट अचीवमेंट कि मेरी एक अपनी आईटी कंपनी है आज। और इनिशियल मतलब रिसेंटली डिफरेंट मतलब हमने इदारों के साथ, जस्ट लाइक दुबई हो गया या डिफरेंट यूके के अंदर कंपनीज होगी, हमारा कोलैबोरेशन हमने किए। तो ये हमारी एक बिगेस्ट अचीवमेंट है कि हमने एक स्टार्टअप से आज हम एक 2 साल हो गए तकरीबन हमें प्रॉपरली एज आ आईटी कंपनी बने। तो आज हम एक अच्छी आईटी कंपनी है इन इस्लामाबाद अगर देखा जाए। तो ये मेरा मतलब एक बिगेस्ट अचीवमेंट है इन माय लाइफ, जो मैं सोच रहा था आज मैंने वो किया है बेसिक। अच्छा सर, ये बताएं कि हमें पता चले कि आप साइबर पे बहुत एक्सपर्ट रखते हैं, साइबर सिक्योरिटी पे, तो सबसे पहले हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि साइबर सिक्योरिटी है क्या? अच्छा, सिक्योरिटी बेसिकली ये है कि हम डिफेंड करते हैं डिफरेंट तरह के साइबर अटैक से। अच्छा, इनिशियली साइबर सिक्योरिटी का किसी को नहीं पता था, इनिशियली सुपर कंप्यूटर्स बन रहे थे, इनिशियली साइबर सिक्योरिटी का बिल्कुल किसी को नहीं पता था। और इनिशियली जस्ट फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर बनाए गए, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर बनाए गए और साइबर सिक्योरिटी की तरफ नहीं किसी को लाया गया। तो दैट्स वाई अगर हम देखा जाए तो 2 तरह की फील्ड से, एक है साइबर सिक्योरिटी, एक है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। तो ज़्यादातर हम लोग इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी और साइबर सिक्योरिटी का आपस में मिक्सअप कर देते हैं और हमें पता नहीं होता कि व्हाट इज़ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एंड व्हाट इज़ अ साइबर सिक्योरिटी। तो अगर हम इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को पहले एक्सप्लेन करूं तो आपको साइबर सिक्योरिटी इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगी। तो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ये बेसिकली आपके पास ये चीज़ है कि आप नॉर्मली जितने भी एल्गोरिथम्स होते हैं फॉर इंक्रिप्शंस ऑफ एनी टेक्स्ट, एनी प्लेन टेक्स्ट हम कहेंगे, उसको हम साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं, जिसमें सबसे बेसिक एल्गोरिथम आया था जिसे हम कहते थे सीजर साइफर। ठीक है, जो सीजर साइफर मिलिट्रीज यूज करती थी 15 BC के अंदर। ठीक है, नॉर्मली ये एक तरह का एक इनकोडिंग मैसेजेस थे जो हम यूज कर रहे होते थे और मैसेज को इनकोड करते थे। बट साइबर सिक्योरिटी क्या थी कि जब हमने टूल्स बना दिए, कंपनीज बना दी या डिफरेंट एप्लीकेशंस बना दी, तो अब उनको सिक्योर करने के लिए भी हमें कोई ना कोई एक फील्ड प्रॉपर्ली चाहिए थी। तो साइबर सिक्योरिटी को उस टाइम लॉन्च किया गया प्रॉपर्ली, ताकि साइबर सिक्योरिटी क्या करे कि जितने भी साइबर अटैक्स होते हैं, जस्ट लाइक हमारी कोई भी एक इंफॉर्मेशन लॉस, क्योंकि आजकल डेटा इज एवरीथिंग, जब देखा जाए तो आजकल जो दौर है वो डेटा का है। और डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए जो फील्ड है आपके पास वो साइबर सिक्योरिटी, ताकि हम अपने डेटा को कंप्रोमाइज ना करें। और साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट जितने भी होते हैं आपको डेटा की कंप्रोमाइजेशन से आपको बचा रहे होते हैं बेसिक। सर आप साइबर सिक्योरिटी में जो है वो एक अहम किरदार अदा करें, तो आपको कभी फिशिंग हमले का आप शिकार हुए हैं या आपको कोई ऐसे ईमेल वगैरह मौसूल हुई है कि नहीं अभी तक? अच्छा, जो फ़िशिंग पे अगर मैं बात करूं तो फ़िशिंग हमले का अभी तक मैं शिकार, अल्लाह का शुक्र है, नहीं हुआ, क्योंकि मैंने ऐसी कोई बेवकूफ़ी नहीं की कि मैं किसी लालच का शिकार बनूं। अभी तक पता कोई नहीं होता, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी, अगर साइबर का देखा जाए ना, साइबर क्राइम इज़ पॉसिबल और हैकिंग
कोई भी ऐसा टूल नहीं है जो हैक ना हो सके। अगर कोई कहता है कि मैं 100% जो है ना हैक प्रूफ्ड हूँ, तो कोई भी इसको एग्री नहीं करेगा, कोई भी साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट भी इसको एग्री नहीं करेगा। डेफिनेटली हम डिफेंड करने की कोशिश करते हैं, बट हैक कभी भी कोई भी हो सकता है। हाँ, एक बेवकूफ़ी ज़रूर हुई थी कि एटलीस्ट हम यूनिवर्सिटी में आपस में जब दोस्त बैठे हुए थे, तो एक दोस्त ने नई साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में आया और मैंने गलती से अपना लैपटॉप, कभी भी आप अपना लैपटॉप सेलफोन किसी को ना दें प्रॉपर, क्योंकि इट्स योर प्राइवेट प्रॉपर्टी, ठीक है, और नहीं देना चाहिए। मैंने गलती से अपना लैपटॉप उसे दे दिया और जस्ट लाइक उसने लिनक्स को यूज़ करते हुए जो मेरे वल्नरेबल डोर से या आईपी मेरी कंप्रोमाइज कर दी। ऑन अ गिट हब भी मेरी आईपी कंप्रोमाइज हुई थी। गिट हब चाहे अच्छा प्लेटफॉर्म है, बट मेरी वहाँ आईपी कंप्रोमाइज हुई थी। दैट्स वाई मेरा पूरा जो लैपटॉप था वो हाईजैक हो गया था। उस हाईजैक को मैंने विदिन 1 आवर बचा लिया था, बट एटलीस्ट जो हाईजैकिंग की वजह से जो क्रोम ब्राउजर के अंदर हमने डिफरेंट फेसबुक के पासवर्ड सेव किए होते हैं, डिफरेंट सोशल मीडिया अकाउंट्स के पासवर्ड सेव किए होते हैं, वो हाईजैकर उसको इजीली एक्सेस कर सकता है, इजीली लॉगिन कर सकता है और इजीली अपने तमाम कमांड्स को यूज़ कर सकता है, चाहे आपने 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्यों ना लगाया हो। ठीक है सर, आपका काम आईटी से रिलेटेड है, सारा कुछ जो है वो इंटरनेट पे चलता है, तो जो आप पब्लिक वाईफाई यूज़ करते हैं उससे आपकी जो इस्तेमाल है उससे आपको कोई ख़तरा लाक है कि नहीं? अच्छा, पब्लिक वाईफाई इजी टू हैक है। आपका सबसे पहले मैक एड्रेस, जिसे हम मैक एड्रेस कहते हैं, इजी टू एक्सेस है यूजिंग अ पब्लिक वाईफाई। तो वैसे जब आप पब्लिक वाईफाई नॉर्मली यूज़ करते हैं, अब अगर हम पाकिस्तान की बात करें, 24 करोड़ आवाम है और 24 करोड़ को कोई हैक करने के लिए नहीं बैठेगा। हाँ, एटलीस्ट जस्ट लाइक वो यार CEOs या जितने भी CEOs हैं या किसी इदारे के जो नॉर्मली हाई रैंक ऑफिसर्स हैं, तो एटलीस्ट मैं उन्हें ये ज़रूर कहूँगा कि पब्लिक वाईफाई को यूज़ ना करें। पब्लिक वाईफाई से अगर वो पब्लिक वाईफाई किसी सिक्योर हाथों में नहीं है और जस्ट लाइक कुछ लोगों ने अपना पब्लिक वाईफाई ओपन किया होता है और हम उसको जब यूज़ करते हैं तो आपका मैक एड्रेस कंप्रोमाइज होता है। जो ही आप उसके साथ कनेक्टेड होते हो तो आपकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो एक्सेस की जा सकती है विद द हेल्प ऑफ, अगर हम देखें कि रास्पबेरी पाई या डिफरेंट मेथड्स हैं, ठीक है, रास्पबेरी पाई को कोड करके आप कभी भी किसी भी डिवाइस को एक्सेस करना चाहो तो आप इस डिवाइस को एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह के कुछ इश्यूज आते हैं, तो दैट्स वाई पब्लिक वाईफाई, हाँ, अगर आप वैसे फ्री में यूज़ करना चाहते हो डेफिनेटली करो, लेकिन अगर आप अपने आप को सिक्योर रखना चाहते हो तो ना करो। मैं ये बेहतर सर, जो कभी कोई आईडी किसी को आप हैक कर लेते हैं, उसका जो पर्सनल डाटा है वो आप अपने पास सिक्योर कर, तो जो उसकी फाइलें होती हैं उसको आप बैकअप बाकायदगी से चेक करते रहते हैं जब आप अपनी नॉर्मल यूज़ में फिर उसे लाते हैं तो? अच्छा, आईडी हैक का आप मतलब पूछ रहे हैं या प्रॉपर्ली ये कह रहे हैं कि आईडी सपोज मेरी अगर हैक हो गई है और मैं उसका बैकअप ले रहा हूँ या नहीं ले रहा होता? जो आप आईडी हैक कर लेते हैं, इनके आपको कोई आईडी होगी, वीआईपी आईडी आपको मिल गई, आपने उसे अपनी गिरफ्त में रख लिया, तो जाहिर सी बात है वो ओनर जो उसका पर्सनल यूज़र था वो उसे वापस अपने पास रखना चाह रहा है, उसका कभी पासवर्ड फॉरगेट कर रहा है, कभी क्या कर रहा है, कभी क्या कर रहा है, लेकिन अपनी आईडी को जो है वो सिक्योर करने की कोशिश कर रहा है। तो आप फिर उसके लिए बाकायदगी से जो है अपनी जो फाइलें आपने रखी होती है उसे बाकायदगी से चेक कर रहे होते हैं कि नहीं, बस एक बार अपने पास रख लें तो उसके बाद वो अपना आईडी वापस नहीं कर। बेसिकली सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि हैकिंग, किसी भी पर्सन की पर्सनल इंफॉर्मेशन को हैक करना, इट्स अ साइबर क्राइम और ये नहीं करना चाहिए। इन सपोज अगर कोई कर भी लेता है, मैं किसी की मेंशन करूंगा, मैं अपना मेंशन नहीं करूंगा कि हम किसी का डेटा एक्सेस करते हैं या हम किसी की आईडी हैक करते हैं, क्योंकि इट्स अ साइबर क्राइम। बट बेसिकली ये है कि जब भी किसी की आईडी हाईजैक होती है, सपोज हैक्ड हो जाती है या कोई भी क्रैक कर लेता है उसका पासवर्ड या कोई भी नॉर्मली कि उसके आईडी के अंदर मतलब जो है ना लॉगिन कर लेता है, तो क्या होता है कि उसकी वो पर्सनल इंफॉर्मेशन एक्सेस कर रहा होता है। वो पर्सनल इंफॉर्मेशन एक्सेस कर रहा होता है जो फायदेमंद होती है। ये नहीं होगा कि हर पर्सनल इंफॉर्मेशन को देखेगा या फ्रेंड लिस्ट को चेक करेगा, नॉर्मली वही इंफॉर्मेशन एक्सेस करेगा जो उसके लिए फायदेमंद है। और साथ ही साथ उसकी उस पर्सनल इंफॉर्मेशन के, जस्ट लाइक हम लोग चैट करते हैं तो चैट का बैकअप या चैट के अंदर कुछ ऐसी जो इंफॉर्मेशन छोड़ देते हैं जो हमें बाद में नुकसान दे जाती हैं, तो उसको भी वो स्क्रीनशॉट्स लेके रख सकता है, प्रॉपरली उसके बैकअप्स रख सकता है। और इन सपोज अगर आपकी आईडी हैक हो भी गई है तो हमेशा जो इनिशियली आया था, अगर मैं पबजी गेम की बात करूं, पबजी हैक्स बहुत ज़्यादा थे। ग्रुप्स के अंदर प्रॉपरली एक आपके पास लिंक्स फॉरवर्ड किए जाते थे, आप लिंक्स पे क्लिक करते थे फॉर अ फ्री यूसी। मैंने आपको पहले बताया फिशिंग हमेशा लालच दी जाती है या आपको साइकोलॉजिकल अटैक किया जाता है, देन आप फिशिंग का शिकार होते हो फिशिंग के जरिए। जस्ट लाइक अगर हम लिनक्स के अंदर सोशल इंजीनियरिंग टूल किट है, प्रॉपरली उसको यूज़ करके भी ये फिशिंग लिंक्स क्रिएट किए जाते हैं और प्रॉपरली आपके ऊपर अटैक किया जाता है। इस तरह की बेताशी AI वेबसाइट्स आ गई हैं जो आपको इस तरह के लिंक्स बना के देती हैं ताकि आप किसी भी जगह पे एक्सेस हो सको। ठीक है, तो बेसिक ये सारा अमल है इसका और हम इसका कोई बैकअप नहीं रखते, हम किसी को हैक नहीं करते। सर, क्या हिफाजती इकदाम जो हैं वो आप इस्तेमाल करते हैं अपने आप को कवर करने के लिए? अच्छा, मैं आपको पर्सनली बताऊं कि
इन सपोज मेरी आईडी है तो मैं 2 फैक्टर भी यूज़ करता हूँ, बैकअप कोड्स भी यूज़ करता हूँ, यूएसपी के साथ कोड्स भी मतलब यूज़ कर लेता हूँ। बट मैंने पहले बताया कि मेरी ऑलरेडी एक बार हाईजैकिंग हुई थी मेरे पूरे सिस्टम की, जब कंप्रोमाइज़ हुआ था। तो जब आप गूगल के अंदर कोई चीज़ सेव रखेंगे, गूगल लॉगिन रहेगा आपका, गूगल के अंदर आपने कोई पासवर्ड सेव रखे हुए हैं, तो वो ईजिली आपकी आईडी लॉगिन हो सकती है। अगर आपका नहीं हो सकती तो इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि ऑलरेडी आपने आईडी को वहाँ सेव किया हुआ है। जब भी आप अपनी आईडी किसी भी लैपटॉप के अंदर लॉगिन करें तो आप हिस्ट्री को रिमूव करें और कुकीज़ को रिमूव करें। आप जितनी भी इंफॉर्मेशन है विद इन 1 आवर यूज़ की तो उसको क्लियर कर दें डेटा को, ताकि आपकी आईडी अगर इन सपोज आपका लैपटॉप भी हैक होता है, आपका क्रोम ब्राउज़र भी हैक होता है, तो आपका एटलीस्ट जो फेसबुक है वो बच सके, अगर फेसबुक यूज़र्स हैं, इंस्टा यूज़र्स हैं, इस तरह। दूसरी चीज़ ये है कि मैंने पहले आपको बता दिया कि आप अपना सेल फोन किसी को ना दें। जस्ट लाइक OTP या 2 फैक्टर भी आपके सेल फोन पर ही आता है। अगर आप अपना सेल फोन किसी को दे देते हैं और आपकी आईडी अगर आपको ईमेल जानता है, ठीक है, पासवर्ड वो चलो ब्रूट फोर्स यूज़ कर लेता है या कोई गेसिंग पासवर्ड यूज़ कर लेता है, जब वो एंटर करता है तो वो OTP एक्सेसिबल होती है, OTP उसके पास आ जाएगी, वो इजीली OTP एंटर करके लॉगिन कर जाएगा, जिसकी वजह से आपका अपना एक देखिए आईडी जो आजकल है ना, इस टाइप ऑफ योर लाइफ का मतलब एक पार्ट हो गया है लाइफ का एक प्रॉपरली। तो आपकी कोई भी आईडी, कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत मायने रखती है। आपको रिसेंटली पता होगा कि एक वीडियो वायरल हुई थी काफ़ी ज़्यादा, कराची में एक ख्वातीन थी जो बिल्डिंग से छलांग मारने वाली थी, जो अक्सर उसके पीछे जो कहानी यही आई थी कि उसकी आईडी शायद किसी ने डेटा उसका लीक किया, जिसकी वजह से वो अपनी मतलब ज़िंदगी को भी ख़त्म करने तक पहुँच गई। तो ये सबसे बड़ी वजह है कि हम सबसे बड़ा नुकसान ही यही होता है कि हम अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन को होल्ड रखते हैं अपनी फेसबुक आईडीज़ के अंदर, या हम पर्सनल मैसेजेस को इस तरह शेयर करते हैं और उसके ये होता है कि हम प्रॉपरली सेव कर लेते हैं, अपने पास भी रख लेते हैं। ये बेवकूफ़ी होती है। पर्सनल इंफॉर्मेशन कभी भी आप सोशल मीडिया के थ्रू शेयर ना करें, मैं यही आपको कहूँगा। सर, जो मालवेयर या वायरस जो है इसके इन्फेक्शन का आप कभी शिकार हुए हैं यानी, या आप इसके लिए कोई एंटीवायरस यूज़ करते हैं यानी, अगर हमें इस चीज़ का सामना करना पड़े तो हमें क्या करना चाहिए? अच्छा, मैं आपको अभी बताऊँ, अगर एक मार्केटिंग सॉफ्टवेयर आया होगा, मेंशन मैं ज़रूर करूँगा उसको, विक्रम टाइगर विक्रम के नाम से एक इंडियन है, वो प्रॉपरली उसका जो सॉफ्टवेयर है हमने रिसेंटली टेस्ट किया तो उसके अंदर प्रॉपर इतने मलवेयर थे कि आपकी सोच है। अब पाकिस्तान के अंदर क्या हुआ कि उसी सॉफ्टवेयर को लेके थोड़ा बहुत री एडिट करके हम लोगों ने व्हाट्सएप मार्केटिंग सॉफ्टवेयर बना दिया। जी, हम व्हाट्सएप मार्केटिंग सॉफ्टवेयर जब इंस्टॉल करते हैं अपने सिस्टम के अंदर तो हमें मलवेयर डिटेक्शन की एक ऑप्शन आती है, और हम अगर कंपनी से भी पूछते हैं कि यार ये तो मलवेयर डिटेक्शन की ऑप्शन आ रही है, क्या इशू है, वो आगे से आपको यही कहता है यार ये दरअसल माइक्रोसॉफ्ट से जो है ना सर्टिफाइड नहीं है, तो इस वजह से यार, हालांकि उसको भी नहीं पता कि इसके अंदर मलवेयर छुपा हुआ है। अब मलवेयर की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, अगर हम मलवेयर की टाइप्स के अंदर चले जाएं तो बेताशी टाइप्स हैं, ठीक है। इसी तरह रैंसमवेयर है, बेसिक मैन अटैक जो होता है उसकी बेताशी टाइप्स हैं। अगर हम चले जाएं तो उसके मतलब कोड्स होते हैं प्रॉपरली। अच्छा, अगर हम इसके बारे में बात करें तो वो सॉफ्टवेयर क्या करता था कि जब भी हम इसको इंस्टॉल करते थे तो आपके सिस्टम कंप्रोमाइज्ड हो जाता था और आपके सिस्टम को बेसिकली पोर्ट फॉरवर्डिंग के अमल से, ऑटोमेटिकली पोर्ट फॉरवर्डिंग के अमल से वो एक्सेस कर सकता था, जिसकी वजह से आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन जो थी वो गेट कर सकता था। और बेसिक अगर उस कंपनी को देखा जाए तो वो कंपनी खुद आई थिंक खुद भी हाईजैक थी या नहीं थी, लेकिन बट वो सॉफ्टवेयर ऐसा एक चल रहा था, विक्रम टाइगर के नाम से एक सॉफ्टवेयर था जो व्हाट्सएप मार्केटिंग के लिए प्रोवाइड कर रहा था आप लोगों को बेसिक। सर बस साहब, यहाँ पे एक बहुत ही अहम सवाल बनता है आपकी फील्ड से रिलेटेड भी, फ्रीलांसिंग के लिए भी, जो बंदे फ्रीलांसिंग करते हैं उनके लिए भी, आपके लिए भी, कि जो लोग आप लोग ऑनलाइन बातचीत करते हैं, लेन देन करते हैं लोगों के साथ, अब तो उनके साथ जाहिर सी बात है अपनी जो ज़ाती मालूमात है वो शेयर करनी होती है, तो उसको आप कैसे हैंडल करते हैं? अच्छा, जो ज़ाती मामलात है, मैं ये नहीं कहूँगा कि व्हाट्सएप वर्नेबल टूल है, व्हाट्सएप एंड टू एंड इनक्रिप्शन है। आप वैसे ज़ाती मामलात में यही कहूँगा जीमेल के थ्रू फॉरवर्ड करें प्रॉपरली। जीमेल एक अच्छा प्लेटफॉर्म है किसी भी चीज़ को फॉरवर्ड करने का। प्रॉपर जितने भी ज़ाती मामलात हैं जीमेल पे, कोई आपने डॉक्यूमेंट्स भेजने हो डॉक्यूमेंट्स भेजें। अदरवाइज़ आपकी आजकल मीट्स या जो भी हो रहा था, या तो जूम पे हो रहा था या व्हाट्सएप पे हो रहा था, बेसिकली अपने अकाउंट्स को सिक्योर करें, तब आप जितनी भी डील्स हैं सिक्योरली कर सकते हैं। अगर आपका अकाउंट कंप्रोमाइज है, सिक्योर नहीं है, कोई पायरेटेड सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन हमारे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है। सबसे बड़ी जो हमने इंस्टॉलेशन करते हैं वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 अभी भी कई इदारों में यूज़ हो रहा होता है, कई डेस्कटॉप पीसीज के अंदर यूज़ हो रहा होता है। मैं इसे ये कह सकता हूँ, इट्स अ पायरेटेड सॉफ्टवेयर। जब भी कोई पायरेटेड सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल्ड करते हो तो जब एग्रीमेंट आप साइन करते हो, कभी आपने एग्रीमेंट पढ़ा नहीं होगा, डेफिनेटली आप 2-3 मिनट निकालें उसको पढ़ें। उसमें एग्जैक्टली ये लिखा होता है कि अगर आप इस तरह का कोई हमारा टूल यूज़ भी कर रहे हैं तो हम कभी भी आपका डेटा एक्सेस कर सकते हैं, और इट्स अ लीगल टर्म, क्योंकि उन्हें आपसे लीगली एग्रीमेंट साइन अप करवाया होता है। तो अगर आप इस तरह के वर्नेबल सॉफ्टवेयर विदाउट पेइंग मतलब एनी, जिसे मैं कह सकता हूँ पेनी टू द कंपनी, तो आप अगर उसको यूज़ कर रहे हो
ठीक है, तो कंपनी जब कोई डेटा एक्सेस करेगी तो उसके लिए वो लीगल है, क्योंकि ऑलरेडी उसने एग्रीमेंट आपसे साइन अप करवाया हुआ है। तो यहाँ पे जो है आजकल स्पैम SMS आ रहे हैं कि आप ये ग्रुप ज्वाइन करें व्हाट्सएप के रिलेटेड, या मैं फ़लाँ मुझे आप ये ग्रुप ज्वाइन करें, तो उस हवाले से आप क्या इस तरह की चीज़ों से हम कैसे बच सकते हैं? अच्छा, रिसेंटली ये हुआ कि इसको भी हम फिशिंग के अंदर ही कहेंगे कि इट्स आल्सो टाइप ऑफ फिशिंग, जिसे हम कहते हैं स्मिशिंग। आपको SMS भेजे जाते हैं, SMS के साथ लिंक्स भेजे जाते हैं, इसे हम कहते हैं स्मिशिंग। थ्रू विद द हेल्प ऑफ SMS आपको कोई भी इंफॉर्मेशन को गेट किया जाता है। अब SMS के अंदर आपको कुछ लिंक्स फॉरवर्ड कर दिए जाते हैं। अब उस लिंक्स का इशू क्या होता है आपके साथ कि आप उस लिंक पे जो ही क्लिक करते हो तो वो आपको एक पेज पे ले जाती है, या वो लिंक आपको एक QR कोड पे ले जाती है। आप QR कोड स्कैन करते हो, आपका व्हाट्सएप एक्सेस हो जाता है। तो पहली चीज़, इस तरह के कोई भी स्पैमी लिंक है, ऑलरेडी PTA भी मैसेजेस रोटेट करता है, फ्रॉड से बचें, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट से बचें जो आजकल आई हुई है फेक, ठीक है, तो आप उससे बचें। या फिर आपके पास नॉन कस्टम्स टाइप के मैसेजेस, अगर मैं अपना भी इनबॉक्स देखूं तो मेरे पास भी 30 से 40 मैसेजेस ऐसे पड़े हुए हैं जिसमें प्रॉपरली ये लिखा हुआ है भाई आप नॉन कस्टम जो है मोबाइल लेना चाहते हैं तो आप ले लें, इस लिंक को ज्वाइन करें। जो ही आप लिंक पे क्लिक करते हैं तो आपका डेफिनेटली जो आपकी जस्ट लाइक है व्हाट्सएप हैक हो जाता है, ठीक है, व्हाट्सएप कंप्रोमाइज हो जाता है। ऐसा हुआ है, बेताशा हुआ है और अभी भी हो रहा है। रिसेंटली मेरे 2 स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ ऐसा हुआ। और अच्छा, एक चीज़ ये होती है कि जो भी ये चीज़ एक्सेस करता है दे आर टू क्लेवर। अगर मैं देखूँ तो हमेशा होती है 5 ट्राइज ऑफ अ पासवर्ड। जब भी हम व्हाट्सएप को यूज़ करते हैं हमेशा वो 4 ट्राइज को ज़ाया करके 5वीं ट्राई पे ना आपका व्हाट्सएप एक्सेस करते हैं। जो ये 5वीं ट्राई पे एग्जैक्टली वो पिन कोड डाल लेते हैं तो उसका मतलब ये है कि आप 7 दिन तक आप अपने व्हाट्सएप को रिकवर नहीं कर सकते। 7 दिन तक व्हाट्सएप उसको बैन कर देता है ऑफिशियली। अब जब उसको आप, चाहे आपके पास नंबर है, आप अगेन OTP डालोगे, OTP आएगी तो 7 दिन लग जाएंगे। उस 7 दिन में वो आपके 10 अजीज़ों क़रीब से जितना पैसा चाहे वो मांग सकते हैं, ठीक है, डेफिनेटली। और कुछ भी डेफिनेटली अगर आपके नंबर से कुछ मैसेज जा रहा है तो कुछ भी मैसेज भेज सकता है, जिससे आपकी अपनी इज्जत जो है ना वो ख़राब होती है। क्लियर कट बात है, जो सबसे ज़्यादा जो है ना मसला पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। अच्छा, यहाँ पे ये बताएं कि साइबर सिक्योरिटी के हवाले से लॉ क्या कहता है हमारा? अच्छा, जो साइबर लॉ है पाकिस्तान का, अगर हम देखा जाए रिसेंटली कि हम किसी की भी फ़ोटो भी बगैर उसकी इजाज़त के अपलोड नहीं कर सकते, ये भी एक साइबर क्राइम के अंदर आ जाता है कि अगर आप बगैर इजाज़त के यूज़ करते हो किसी की भी पर्सनल इंफॉर्मेशन विदाउट उसके नॉलेज के हम एक्सेस नहीं कर सकते, किसी का भी पर्सनल अकाउंट विदाउट उसके नॉलेज के लॉग इन नहीं कर सकते। ये तमाम आपके साइबर क्राइम के अंदर ये तमाम चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं जब आप इस तरह की हरकत करते हैं, ठीक है। अगर आपकी किसी भी मतलब कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन कोई अपलोड कर देता है, या जस्ट लाइक एक छोटा सा स्पैम में थोड़ा मिस कर रहा हूँ, मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक व्हाट्सएप पे मैसेजेस आता है कि आपकी फैमिली फोटोज जो हैं फेसबुक पे अपलोडेड है, इस तरह का बहुत ज़्यादा आता है मैसेजेस, और हम लोग कहते हैं यार बड़ा मुश्किल हो गया। फिर एक स्पैमी लिंक आता है जिसमें HTTP लिखा होता है, S नहीं लिखा होता। HTTPS मीन इट्स फ्रॉम अ सिक्योर प्लेटफॉर्म, ठीक है। HTTP लिखा होता है और आगे tini.com कुछ वेबसाइट आ गई या डिफरेंट तरह की वेबसाइट आ गई। मैं किसी एग्जैक्टली वेबसाइट को टारगेट नहीं करूंगा क्योंकि उन्होंने स्पैमी लिंक बनाए होते हैं, ठीक है। तो वो आप जो ही क्लिक करते हो तो आपकी जो फेसबुक है फिर अगेन कंप्रोमाइज हो जाती है। तो ये जितनी तरह की इस तरह की जो आप फ्रॉडेंट एक्टिविटीज़ करते हुए तमाम साइबर क्राइम इसको रिस्ट्रिक्ट करता है और ये साइबर क्राइम के अंदर आता है। मैं डेफिनेटली जिसके साथ कोई भी ऐसा कोई मसला आता है आप ऑनलाइन FIA की वेबसाइट पे भी प्रॉपरली एप्लीकेशन फॉरवर्ड करवा सकते हो, डेफिनेटली करवाएं किसी के भी साथ ऐसा कोई मामला दरपेश आया है। या दूसरी चीज़, एक बहुत ज़्यादा मसला आ रहा होता है कि आप किसी को भी हैक करके उसको आप ब्लैकमेल कर रही होती हो, तो ब्लैकमेलिंग भी इन्वॉल्व होती है साइबर क्राइम के अंदर। जस्ट लाइक अगर हम किसी लड़की की आप लोग मतलब एक फेसबुक ID एक्सेस कर लेते हो और उसको कहते हो कि यार पर्सनल इंफॉर्मेशन हमारे पास है, या डेफिनेटली उसको आप वर्नेबल अटैक्स मतलब अपनी तरफ से कर रहे होते हो जो उसके लिए नुकसानदेह हैं, तो डेफिनेटली उस लड़की को चाहिए कि एक साइबर क्राइम सेल है, आपकी इंफॉर्मेशन भी वो क्या करता है, उसको प्रोटेक्ट रखता है, आउट नहीं करता, और आपके बिहाफ पे वो एक्शंस लेगा और आपको प्रोटेक्ट रखेगा। तो ये बेसिकली आपके पास साइबर क्राइम बहुत हेल्पफुल है और डेफिनेटली आप साइबर क्राइम पे ज़रूर जाएं। नुमान साहब, आखिर में प्रोग्राम के आखिर में क्या पैगाम देना चाहेंगे हमारे नाजरीन को? अच्छा, मैं ये पैगाम देना चाहूँगा ज़रूर कि आप एटलीस्ट अपने आप को ना साइबर जो क्राइम्स हैं इनसे फ्रॉडेंट एक्टिविटीज़ से सिक्योर रखें, किसी लालच पे ना आए। पहली चीज़ जो आजकल लालच दी जा रही है, पैसे आपको मिलेंगे। एक चीज़ मैं अगर आपको बताऊँ कि एक CEO फ्रॉड्स आता है, हमारे पास एक टर्म होती है CEO फ्रॉड्स। CEO फ्रॉड्स क्या होते हैं, जितने भी CEO हैं या कंपनीज़ के ओनर हैं उनको टैक्स फाइल रिटर्निंग का एक कॉल आ रही होती है या मैसेजेस आ रहा होता है, वो अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं जिसकी वजह से वो भी इस साइबर क्राइम का शिकार हो जाते हैं।
दूसरी चीज़ आपके पास आती है, अगर हम कहें स्पेयर, सपोज आपको पिन कोड का कहा जाता है कि यार अपना पिन कोड रिस्टोर कर लो, कुछ लिंक्स दिए जाते हैं, तो उसकी वजह से भी आप साइबर क्राइम का शिकार होते हैं। तो हमेशा याद रखें, जो देखिए एक बड़ा साइबर अटैक वो एक अलग चीज़ है, आप पे जो हो रहे होते हैं वो छोटे साइबर अटैक हैं, जस्ट लाइक वो रिलेटेड टू सोशल इंजीनियरिंग के हैं या रिलेटेड टू फिशिंग के हैं। तो आप फिशिंग से बच ही ऐसे सकते हैं कि आप कोई भी फ्रॉडेंट मैसेज हो उसको स्पैम में डाल दें या डिलीट कर दें, उसको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है जब तक आपको ना लगे ये ऑथोराइज्ड है। दूसरी चीज़, अगर कोई ऑथोराइज्ड वेबसाइट चेक करनी है तो HTTPS ज़रूर होता है उसके साथ, या गूगल सेफ्टी है, गूगल सेफ्टी सेंटर है, प्रॉपरली आप उस वेबसाइट को कॉपी करें या उस लिंक को कॉपी करें, वहाँ पेस्ट करें। अगर वर्नेबल लिंक है तो ब्लॉक हो जाएगा, 10 और बंदों का फ़ायदा हो जाएगा, और आप एटलीस्ट इस फ्रॉडेंट एक्टिविटी से आप भी बचेंगे और 10 बंदे और भी बचेंगे, और अपने आप को सिक्योर रखें ज़रूर। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा हमारे साथ मौजूद है DGR9 के CEO, जिन्होंने हमें आगाह किया साइबर सिक्योरिटी के हवाले से, साइबर क्राइम से हमें कैसे बचना है, और हम मेरे साथ मुख्तलिफ जो है टेक्नोलॉजीज़ के रिलेटेड हमारे साथ बातें की, हमें बताया कि स्पैम से कैसे बच सकते हैं, फ्रीलांसर के लिए बताया कि वो अपनी जो पर्सनल डिटेल है वो अपने क्लाइंट तक कैसे पहुँचा सकते हैं, किस प्लेटफॉर्म के थ्रू पहुँचा सकते हैं, किस तरह हम लोग जो है इन स्पैम से हम बच सकते हैं, और अपने जो सॉफ्टवेयर है हम लोग उसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। इस हवाले से हमें आगाह किया। बहुत शुक्रिया सर का कि उन्होंने हमें अपने कीमती वक्त से वक्त निकाल के दिया। मजीद इस तरह के प्रोग्राम देखने के लिए देखते रहिए न्यूज़ बॉक्स। अपने होस्ट उमैर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।